हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑब्वियसली ग्रेविटेशन दैट वी आर डिस्कसिंग नाउडेज। तो ग्रेविटेशन के जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग आगे आने वाली 3-4 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि बच्चों, हमने ये जो ग्रेविटेशन है ये चैप्टर स्टार्ट किया था विद द केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और मैंने आपको बताया था कि इस हमारे सोलर सिस्टम में जो रिवॉल्यूशन है प्लैनेट्स का अराउंड सन ना, सन जो है इट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम दे रिवॉल्व अराउंड सन। तो इनका जो ये प्लैनेटरी मोशन है, दिस रिवॉल्यूशन of planets around the sun, this is governed by certain rules, certain conditions, है ना। एक और ये जो रूल्स है, ये कंडीशन है, ये केपलर्स लॉज ही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं केपलर्स लॉज गवर्न्स द प्लैनेटरी मोशन। किसी भी एक प्लैनेट का जो रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड, वो इन कंडीशंस को, जिनको हम केपलर्स लॉज के नाम से जानते हैं, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो वो 3 केपलर्स लॉज हमने पढ़े थे। फर्स्ट जो कि लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है, जो हमको बताता है कि प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट्स हैं सन के अराउंड वो इलिप्टिकल होते हैं, जिसमें सन जो है वो उस इलिप्स के दोनों में से किसी भी एक फोकस पे हो सकता है ना। ये स्टेटमेंट था ना केपलर्स फर्स्ट लॉ का, कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सन बीइंग लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई। तो कोई भी प्लैनेट हो वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सन किसी भी एक पर्टिकुलर फोकस, दोनों में से किसी एक फोकस पर हो सकता है इलिप्टिकल ऑर्बिट के, इलिप्स के। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है, फर्स्ट लॉ जो है। सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, द रेडियल लाइन दैट ज्वाइंस सन विद द प्लैनेट, दैट लाइन स्वेप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये लाइन जो है, ये रेडियल लाइन इक्वल एरिया स्वेप्ट करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये जो सेकंड लॉ है, ये लॉ ऑफ एरियाज भी कहलाता है ना, कि ये जो रेडियल लाइन है या प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी, द एरिया दैट द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन विल स्वेप इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इन पर यूनिट टाइम एरियल वेलोसिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और वहीं से हमने कंक्लूड किया था कि अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था, लॉ ऑफ पीरियड्स दैट इंटर रिलेट्स द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन टू इट्स सेमी मेजर एक्सिस। वहां हमने पढ़ा था दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। कि एक प्लैनेट अगर सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो जो टाइम इंटरवल उसको लगता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, द टाइम पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। और जैसा कि हमने एक बात और पढ़ी थी कि जो प्लैनेट्स हैं उनके इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की एक्सेंट्रिसिटी बहुत कम होती है ना, उनकी एक्सेंट्रिसिटी बहुत कम होती है, एंड वी कैन अज्यूम देम टू बी सर्कुलर। हम उनकी एक्सेंट्रिसिटी इतनी कम है कि हम उनको ऑलमोस्ट सर्कुलर मान सकते हैं। तो अगर हम उनको सर्कुलर कंसिडर करें, है ना, इफ वी कंसिडर देम टू बी सर्कुलर, तो हम इसी लॉ ऑफ पीरियड्स को कह सकते हैं दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ना। प्लैनेट के ऑर्बिट को अगर हम सर्कुलर अज्यूम करें तो हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो बच्चों, अभी इस वीडियो में तो हम लोग केपलर्स लॉज पर बेस्ड ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है दैट टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 ईयर्स। कि जुपिटर का जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का अराउंड द सन, इट इज 11.6 ईयर्स। तो हमसे पूछा गया है हाउ फार इज जुपिटर फ्रॉम सन। बताइए सन से जुपिटर का डिस्टेंस कितना है। अगर सन से अर्थ का जो मीन डिस्टेंस है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है। तो देखिए यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि हमको
जो टाइम पीरियड दे रखा है जुपिटर के रिवॉल्यूशन का, वो ईयर्स में दे रखा है। ईयर क्या, 1 ईयर कितना होता है? 1 ईयर हम जानते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स, इसको हम 1 ईयर कहते हैं। और ये टाइम पीरियड होता है, दिस टाइम पीरियड इज एक्चुअली इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जितने टाइम में अर्थ सन के अराउंड अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, उस टाइम पीरियड, वो टाइम इंटरवल कितना होता है? 365 डेज और 6 आवर्स के बराबर। तो इसी टाइम इंटरवल को हम 1 ईयर कहते हैं, है ना। ये द सेम टाइम पीरियड इज टर्म्ड एज 1 ईयर। तो जुपिटर का जो टाइम पीरियड है वो इस 1 ईयर का 11.6 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, तो हमको अर्थ का टाइम पीरियड पता है 1 ईयर, वो तो हमारे लिए मतलब ऐसी चीज है जिसको हम जानते हैं। डिस्टेंस हमको सन से अर्थ का दे रखा है और हमको जुपिटर का डिस्टेंस पूछा है, जुपिटर का टाइम पीरियड दे रखा है। तो हम केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड से अगर स्टार्ट करें तो हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉज, टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और इफ वी assume the orbit to be circular, so we can say that square of time period will be proportional to cube of radius of the circular orbit of the planet. तो अगर हम ऐसा लिखें तो मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर का स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ जुपिटर क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब। अब देखिए, अगर हम ऑर्बिट को सर्कुलर मान रहे हैं तो जो ऑर्बिट है सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो एक्चुअली प्लैनेट और सन के बीच का मीन डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हमको ये जो मीन डिस्टेंस दे रखा है अर्थ और सन के बीच का, ये एक्चुअली क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ। इफ वी अज्यूम द ऑर्बिट ऑफ अर्थ टू बी सर्कुलर, ये समझते हुए कि एक्सेंट्रिसिटी जो है ये इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की इतनी होती है कि इट इज वेरी क्लोज टू 1, सो दैट वी कैन अज्यूम इलिप्स टू बी सर्कल। तो हमको जो मीन डिस्टेंस बताना है जुपिटर और सन के बीच का, आरजे, वो एक्चुअली जुपिटर का और सन के मतलब जुपिटर का जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसको हम इलिप्टिकल होता है लेकिन उसको हम सर्कुलर अज्यूम कर सकते हैं, बीइंग इट्स एक्सेंट्रिसिटी वेरी क्लोज टू 1, तो वो मीन डिस्टेंस उतना ही आ जाएगा जितना उसके सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस होगा। तो यही हम लिख सकते हैं यहां पर। तो देखिए, ये हमको दे रखा है 11.5 ईयर्स, ये हमको दे रखा है 1 ईयर, ये हम जानते हैं। इनका स्क्वायर कितना होना चाहिए? आर जे अपॉन, ये हमको दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, इसका क्यूब। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो पहले तो हम इधर क्यूब रूट ले लें, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 ईयर कैंसिल आउट हो जाएगा, 11.5 रेज टू दी पावर 2, मतलब उसका स्क्वायर, और फिर करेंगे क्यूब रूट दोनों तरफ, तो ये पावर हो जाएगी 2/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा आर जे और इंटू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा मीन डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम सन। ओके, दिस विल बी इक्वल टू दी मीन डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन, और ये मीन डिस्टेंस आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा ना, इसको आप कैलकुलेट करोगे 11.5 का स्क्वायर करोगे और फिर उसका क्यूब रूट निकालोगे, तो ये डिस्टेंस हमारे पास ऑलमोस्ट आएगा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 7.68 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो जो मीन डिस्टेंस आएगा जुपिटर का फ्रॉम द सन, इट विल बी इक्वल टू 7.68 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है बच्चों, तो सिंपली ये क्वेश्चन हम लोग जो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स है ना, उससे बड़ी आसानी से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग को डिस्कस करना है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द मीन डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम सन
द मीन डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम सन इज 1.524 times that of Earth from Sun. So we have to find the number of years Mars will take to complete one revolution around sun. ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन हमको गिवन है दैट द मीन डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम सन इज 1.524 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन. जितना डिस्टेंस सन का अर्थ से है, जो मीन डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में है, द डिस्टेंस मीन डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम सन इज 1.524 टाइम्स ऑफ दैट. तो हमको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स of Mars that Mars will take to complete one revolution around the sun. तो एक तरह से हमको टाइम पीरियड बताना है मार्स का, लेकिन उस टाइम पीरियड को सेकंड्स में ना बता के हमको ईयर्स में बताना है ना. जो यूनिट है हमको वो ईयर्स लेनी है. तो फिर वही ये लॉ ऑफ पीरियड्स पर बेस्ड है, तो लॉ ऑफ पीरियड से ही स्टार्ट करते हैं. हम लिख सकते हैं दैट द फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या सिंपल लिख ले कि टाइम period of revolution of Mars upon time period of revolution of Earth, the square of the time periods, this must be equal to ratio of their mean distance. या एक तरह से कहते हैं, अभी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था, जितना प्लैनेट और सन के बीच का मीन डिस्टेंस होगा वही प्लैनेट के सर्कुलर ऑर्बिट के रिवॉल्यूशन का रेडियस होगा. अगर हम प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट को सर्कुलर अज्यूम करेंगे तो हम यही लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ के रेशियो का क्यूब होगा ये. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है टाइम पीरियड का वो हमको दे रखा है, और ये रेशियो हमको दे रखा है ना, कि अगर मतलब इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मान लीजिए इसको हम टाइम पीरियड ऑफ मार्स एज इट इज लिखे रहने दें. ये हमको पता है ये 1 ईयर है, इसको भी हम ईयर्स में लिख लेते हैं. लेट अस से t टू द पावर m ईयर्स मार्स विल टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. उसका टाइम पीरियड हो जाएगा t टू द पावर m ईयर्स. अर्थ का 1 ईयर है तो इसका स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू मार्स का जो रेडियस आएगा वो अर्थ के रेडियस का 1.524 टाइम्स होगा, ये हमको दे रखा है. अपॉन हम रेडियस ऑफ अर्थ इसका क्यूब कर लेते हैं. ये रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास बच्चों बेसिकली ये आएगा कि अगर हम टाइम पीरियड ऑफ मार्स लिखना चाहते हैं, ये 1 ईयर और ईयर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स अगर हम देखना चाहते हैं तो ये आएगा 1.524 का क्यूब और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो रेज टू द पावर 3/2. तो 1.524 का हम पहले क्यूब करें और जो भी उसका क्यूब आए उसका स्क्वायर रूट कर दे. तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं आपको, आप चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिएगा. तो ये आपका आएगा 1.88 ईयर्स. ठीक है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.88. मतलब अगर आप 1.524 का पहले क्यूब करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू 1.88 के इक्वल आएगी. ठीक है बच्चों, तो ये 1.88 ईयर्स जो है ये आ गया द टाइम पीरियड ऑफ मार्स. तो एक तरह से 1.88 ईयर्स लगेंगे मार्स को टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो ये दोनों क्वेश्चन तो हमारे लॉ ऑफ पीरियड्स पर बेस्ड थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि
मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ ए प्लैनेट at perihelion, है ना. Perihelion means when the distance, that position of a planet when it is very close to the sun, ना. और जब प्लैनेट जो है वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है तो उसको हम बोलते हैं एफिलियन. और मैंने पेरिजी और एपोजी करके आपको दो टर्म्स बताई दिए ना, तो वही डिस्टेंस पेरिजी और पोजीशन पेरिहीलियन कहलाती है. और इसी तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एपोजी कहलाता है और दैट पोजीशन ऑफ प्लैनेट इज टर्म्ड एज एफिलियन. तो लेट द स्पीड ऑफ प्लैनेट एट पेरिहीलियन बी वीपी and distance sp means between sun and planet at perihelion brp. ठीक है बच्चों, तो हमको इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करना है. क्वेश्चन ये है कि रिलेट दी आरपी एंड वीपी with the corresponding quantities at aphelion. ठीक है, तो जब प्लैनेट एफिलियन पर होगा मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा सन से, तो ये ऐसे ही मान लीजिए वो जो डिस्टेंस होगा प्लैनेट और सन का उसको एस ए कह देते हैं, तो वह एस ए आर ए होगा और मान लीजिए स्पीड जो है वो वी ए होगी. तो आरपी वीपी और आर ए वी ए ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड होंगे ये हमको बताना है. ठीक है बच्चों, ये हमको बताना है कि क्या इनके बीच में रिलेशन होगा. तो मान लीजिए अगर मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाऊं, तो मान लीजिए ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है अगर प्लैनेट का, लेट अस से दिस टू बी द इलिप्स on which a planet is revolving around the sun. और इस फोकस पर आप सन को कंसिडर कर लीजिए, तो ये पोजीशन हमारी पेरिहीलियन होगी. तो ये डिस्टेंस तो हमको आरपी गिवन है और यहां पर जो स्पीड है मान लीजिए वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो स्पीड जो होगी वो टेंजेंशियल आएगी. स्पीड मतलब वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, स्पीड वीपी है. तो प्लैनेट मैक्सिमम डिस्टेंस पर यहां पर होगा, तो ये हमारी एफिलियन पोजीशन है. ये डिस्टेंस मान लीजिए आर ए है और यहां पर जो वेलोसिटी है प्लैनेट की वो वी ए है. मींस मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का स्पीड तो वी ए है और डायरेक्शन वो अलोंग दी टेंजेंट हम जानते हैं सर्कुलर कर्व्ड पाथ पर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग दी टेंजेंट. तो हमको इन क्वांटिटीज को आर पी वीपी आर ए वी ए इनको आपस में इंटररिलेट करके बताना है, इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. ठीक है बच्चों. अच्छा, और साथ ही ये मान लीजिए एक ये हमारे पास है सी पी बी और सी ए बी. आपको ये भी बताना है द टाइम द प्लैनेट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस सी पी बी. विल इट बी ग्रेटर और लेस देन द टाइम द प्लैनेट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस सी ए बी. ना यहां से यहां सी से ए बी में आने में ज्यादा टाइम लगेगा या बी पी सी तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा. क्या ये दोनों टाइम इंटरवल बराबर होंगे? वैसे तो देखने पर देखिए सिमेट्री लग रही है ना. तो क्या रिलेशन होगा इन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच में अगर ये प्लैनेट को इस हाफ मतलब दिस सिमेट्रिकल पोर्शन जो है इलिप्स का इसमें घूमने में बी से सी तक थ्रू पी अगर ये टाइम लग रहा है और सी से थ्रू ए बी तक आने में ये टाइम लग रहा है, तो क्या रिलेशन होगा इन टाइम पीरियड्स के बीच में? चलिए एस्टेब्लिश करना है. तो हम ये जानते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट विद द सन, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर प्लैनेट और सन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इक्वल एरिया स्वैप करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. और वहीं से हमने एस्टेब्लिश किया था कि इससे कंक्लूजन और निकलता है कि प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट.
किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है एमवीआर। हमने एक सर्कुलर मोशन में पढ़ा था आर क्रॉस पी होता है एंगुलर मोमेंटम ना, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन जो हमारा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पॉइंट ऑफ रोटेशन के रिलेटिव जो रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका जो रेडियल पोजीशन वेक्टर है आर और उसके मोमेंटम वेक्टर पी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम ना। एंगुलर मोमेंटम एल को लिखा जाता है आर क्रॉस पी। तो सर्कुलर मोशन में तो आर जो है, अगर हम प्लैनेट के उसको सर्कुलर कंसिडर करें या नहीं भी सर्कुलर ले, मान लो जैसे यहां पर है तो ये यहां पर ये आरपी और वीपी जो है वो परपेंडिकुलर होंगे और यहां पे भी आर ए और वी ए परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए आरपी एम वीपी और साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 विल बी 1। तो ये एंगुलर मोमेंटम आएगा, यही एंगुलर मोमेंटम ए पर आएगा, बस यहां पे आएगा आर ए एम वी ए। तो अगर हम लिखें देन we can say that angular momentum at P means m vp rp and angular momentum at A, that is m va r, must be equal as angular momentum of planet should remain constant. It should not change. This is the Kepler's second law of planetary motion, that aerial velocity of planet remains constant. ये उसी का कंक्लूजन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट मीन्स बीपी आरपी मस्ट बी इक्वल टू वीए आर ए। और अगर ऐसा है तो वेलोसिटी एट पेरिलियन अपॉन वेलोसिटी एट एफिलियन मस्ट बी इक्वल टू रेडियस एट एफिलियन, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन व्हेन प्लैनेट इज एट एफिलियन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन व्हेन प्लैनेट इज एट पेरिहिलियन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हम जानते हैं कि भाई पेरिलियन जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच में, और एफिलियन पर जब ऑब्जेक्ट होगा इट विल बी एट द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आरपी विल बी ग्रेटर देन आर ए, मीन्स आर ए विल बी ग्रेटर देन आरपी। सो इफ आर ए इज ग्रेटर देन आरपी, अगर आर ए आरपी से बड़ा है तो इसका सीधा इंप्लीकेशन क्या निकलता है, अगर आर ए आरपी से बड़ा है दैट मीन्स आर ए अपॉन आरपी दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। और अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है मतलब वीपी बाय वी ए जो रेशियो है ये ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स वीपी विल बी ग्रेटर देन वी ए। तो ये रिलेशन आएगा बिटवीन दी वेलोसिटीज एंड द रेशियो, मतलब वेलोसिटीज एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द सन एंड प्लैनेट एट पेरिलियन एंड एफिलियन। तो पेरिलियन पर जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, एफिलियन पर जो वेलोसिटी है वो कम होगी, जबकि एफिलियन पर जो डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच में वो ज्यादा होता है और पेरिलियन पर जो डिस्टेंस है प्लैनेट सन के बीच में वो कम होता है। वो रीजन यही है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जहां पर ये डिस्टेंस सन और प्लैनेट के बीच में बढ़ेगा स्पीड प्लैनेट की बढ़ जाएगी, मतलब घट जाएगी, और जहां पे डिस्टेंस कम होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी प्लैनेट की। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे देखें, अगर हम ये देखें प्लैनेट सी एस बी, तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया स्वेप्ट करेगा, मान लीजिए प्लैनेट जो है वो बी से, तो जब बी पर है तो ये है रेडियल लाइन जो प्लैनेट को और सन को आपस में ज्वाइन करेगी। तो प्लैनेट जो है वो ये एरिया स्वेप्ट करेगा व्हाइल इट मूव फ्रॉम मींस द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, it will swept this area while it move from B to C through P। और जब C से A और B तक आएगी तो ये लाइन है और ये लाइन है, तो वो ये एरिया स्वेप्ट करेगी। तो ऑब्वियसली दिस एरिया इज वेरी मच लार्ज एज कंपेयर टू दिस एरिया। ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है। ये एरिया ज्यादा है तो इसको ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसको स्वेप्ट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये एरिया छोटा है, तो बी से सी तक जाने में थ्रू पी, पेरिलियन से होते हुए सी तक जाने में कम टाइम लगेगा, बहुत जल्दी इसको कवर कर लेगा क्योंकि एरिया कम है। यहां पे प्लैनेट की स्पीड ज्यादा होगी। यहां पर जब डिस्टेंस बढ़ेगा सन से तो प्लैनेट की स्पीड कम हो जाएगी, तो इस एरिया को, ये एरिया जो कि ज्यादा है, इसको स्वेप्ट करने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हम यहां से ये कह सकते हैं कि
time period CPB will be smaller than the time period CAB। जबकि दोनों सिमेट्रिकल हाफ पोर्शन है इलिप्स के, लेकिन यहां पर इस रीजन में BPC, इस रीजन में सन की और प्लेनेट का जो डिस्टेंस है वो कम रहेगा हमेशा। तो यहां पर स्पीड जो है प्लेनेट की ज्यादा रहेगी, तो प्लेनेट ज्यादा जल्दी कवर कर लेगा इसको। जबकि यहां C से A और B इस रीजन में प्लेनेट का और सन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो प्लेनेट की स्पीड कम होगी, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल ज्यादा होगा, ये टाइम इंटरवल कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी केपलर्स लॉस पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमको डिस्कस करना है ऑफ द केपलर्स लॉस, वो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है ना, कि द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस तरह से वैरी करती कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस होती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r raised to the power n, तो शो करिए करके दिखाइए, देन शो दैट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट around sun will be proportional to r raised to the power n plus 1 by 2। मीन्स जैसा कि हम देखते हैं कि अगर टाइम मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो उसका स्क्वायर जो है वो आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर देखें तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू द पावर 3/2। ठीक है, तो देखिए वही एनालॉजी स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि 2 आ रहा है तो 2 + 1/2। अगर ये r रेज़ टू द पावर n होता तो टाइम पीरियड आपको प्रूव करके दिखाना है कि r रेज़ टू द पावर n + 1/2 हो जाएगा। अगर ये f प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो जाएगा तो ये हो जाएगा r रेज़ टू द पावर 3 + 1 4/2 मतलब r²। अगर ये r रेज़ टू द पावर 4 होगा तो ये हो जाएगा 5/2, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो ये तो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको समझाया कि हमको करना क्या है, क्या हमको प्रूव करके दिखाना है, क्या हमको शो करना है। तो बच्चों देखिए, अगर प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, या जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दैट इलिप्स इज वेरी क्लोज टू 1 एंड वी कैन अज्यूम द प्लैनेट ऑफ मींस द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट टू बी सर्कुलर। तो अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर करें रिवॉल्यूशन का प्लैनेट का अराउंड द सन, तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा कि इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हर एक इंस्टेंट पर जो प्लैनेट है उसके मोशन की जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है दैट मींस प्लैनेट विल बी अंडर एक्सेलरेशन, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोड्यूस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? विच फोर्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लैनेटरी मोशन। देखिए, हालांकि केपलर्स लॉज में इस सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमको तो अपनी बुद्धि अप्लाई करनी है ना, कि हमने तो पढ़ा है कि भाई सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है प्लैनेट की का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट भी रहती है थ्रू आउट द मोशन, तो उसकी डायरेक्शन तो वेलोसिटी की कंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस फोर्स से प्रोड्यूस होगा? तो
ये हमको बाद में न्यूटन ने बताया कि एक्चुअली द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लैनेटरी मोशन इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी अलोंग दी सेंट्रल लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन विल अट्रैक्ट प्लैनेट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये फोर्स की डायरेक्शन भी आएगी अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स दी सेंटर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर प्लैनेट पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। समझ रहे हो? तो हम यहीं से स्टार्ट करें कि भाई अगर मान लीजिए प्लैनेट जो है वो v स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट पर और यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म स्पीड v से रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी? mv²/r, जहां पर r उसके सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। अच्छा, यहां पे भी ये प्लैनेट का ही मास है, तो मास ऑफ प्लैनेट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट कितनी आएगी? जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r²। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर जो हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है तब ये आता। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी कर रही है r⁴n, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी r⁴n। तो यहां पे मुझको ये r⁴n लिखना पड़ेगा फिर तो, है ना? चलिए अब ये लिख के हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इसको v को मैं क्या कर लेता हूं, जैसे हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में v इक्वल्स टू r ओमेगा होगा, है ना? तो मैं v को r ओमेगा लिख लूं तो v² आ जाएगा r² ओमेगा², और एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने आपको ये रिलेशन बताया भी था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, m ओमेगा² r लिख लेते हैं ना, तो इसको ओमेगा² इंटू r लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू g मास ऑफ सन अपॉन r। इसी को सिंप्लीफाई करें हम तो हम लिख सकते हैं r³ इक्वल्स टू g इंटू मास ऑफ सन अपॉन ओमेगा²। अच्छा, ओमेगा हो गई एंगुलर वेलोसिटी, और अगर मान लीजिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हम देखें, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देखिए इधर ध्यान दीजिए, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन द एंगल दैट विल बी सबटेंडेड बाय प्लैनेट फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन एट द सेंटर कितना? 2π ना। अगर हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में देखें, प्लैनेट यहां से चला और एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वापस यहां पर आ गया पॉइंट P पर, ठीक है, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लैनेट का एट द सेंटर? 2π हुआ। और मान लीजिए जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का वो कैपिटल T है, कितना टाइम लगा एक कंप्लीट सर्कुलर रिवॉल्यूशन में? T लगा। तो एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π अपॉन टोटल टाइम टेकन T। तो क्या एंगुलर वेलोसिटी को मैं 2π/T भी लिख सकता हूं? तो अगर मैं लिख लूं इसको, देखिए r³, अच्छा r³ क्यों? r⁴ गड़बड़ हो गई बच्चों, देखिए r⁴n लिखा था हमने ना, r² नहीं लिखा था, r⁴n में लिखना भूल गया, r⁴n। तो जब इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r⁴n+1। मैंने वो लिख दिया r³, वो ये समझ के कि ये मैंने gm अपॉन r² लिखा है, तो r⁴n इंटू r हो जाएगा r⁴n+1। तो r⁴n+1 इक्वल्स टू g मास ऑफ सन अपॉन, इसको हम लिख लें ओमेगा², तो ओमेगा को 2π लिखे तो ये हो जाएगा 4π² अपॉन T, तो T मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ऊपर T²। ठीक है, तो बाकी अब मैं फाइनली लिख सकता हूं T² इक्वल्स टू 4π² अपॉन g इंटू मास ऑफ सन इंटू r⁴n+1। ठीक है बच्चों, तो टाइम पीरियड, फाइनली टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लूं तो मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू r⁴n+1/2। मतलब जब टाइम पीरियड लिखेंगे तो इसका पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका तो स्क्वायर रूट और इसकी पावर हो जाएगी हाफ ना, तो r⁴n+1/2 जो हमको प्रूव करना। ठीक है बच्चों,
तो देखिए इस तरह से केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन पर बेस्ड हम क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा सेशन। ये जो भी तीन चार न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं आप इनको अच्छे से समझे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।